क्लास में पढ़ा रहा था, तो शायद मैंने आपको कुछ फ्री राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन लिंक्ड राइबोसोम्स के बारे में बताया था। राइट राइट। मैंने आपको फ्री राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स के बारे में बताया था ना। यस सर। हाँ, तो उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने शायद आपको अदर वे राउंड बता दिया है कि मैं चेक कर रहा था ऑनलाइन क्लास में, मैं देखा कि मैंने आपको अदर वे राउंड बता दिया है। जो फ्री राइबोसोम्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो फ्री राइबोसोम्स है, मेरे ख्याल से मैंने क्या बताया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्रेटरी प्रोटीन। ठीक है, शायद मैंने ऐसा बताया। तो वाइस वर्सा है, जो फ्री राइबोसोम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन्स मेंट फॉर द सेल, जो सेल के लिए ही बने। ओके, कौन से राइबोसोम्स? द फ्री राइबोसोम्स। और जो मेम्ब्रेन बाउंड है, वो वाले प्रोटीन बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सेल से बाहर जाने के लिए। तो सेक्रेटरी प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, और सेल के खुद के प्रोटीन्स फ्री राइबोसोम्स। इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आगे बात करने जा रहे हैं, पे अटेंशन एवरीबॉडी। तो आगे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली थी, आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी की। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आइडिया दे देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों क्या है, रिलेटेड है, दोनों ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं फटाफट से। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ध्यान से समझिएगा, ये न्यूक्लियस था आपके लिए। ओके, और ये अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह, यानी उसकी लेट्स से आउटर मेम्ब्रेन। और जैसे कि बताया था, आउटर मेम्ब्रेन से हमने और बना दिया था यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमने ये कंटिन्यू कर दिया था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जैसे बताया गया था। ओके, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स भी थे, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, जो कि यस आप जानते हैं कि वो वाले प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे जो सेल में ही रहने, सॉरी, जो सेल के बाहर जाने, अगेन जो सेक्रेटरी प्रोटीन है। ओके, तो ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, जैसे कि बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके साथ में ऑफ कोर्स आपका हो गया द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के फंक्शन आपको बता दिए, साथ में बता देता है कि ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी रह सकता है, ट्यूब्यूल है। और ये बता देता है कि ऑल्सो भी लाइक वेसिकल है, सिस्टर में ट्यूब्यूल, वेसिकल्स, ये सब चीजें क्लियर हो गई। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करिए हमें गोल्जी बॉडी की। आइए गोल्जी बॉडी के बारे में समझते हैं। गोल्जी बॉडी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वाज गिवन बाय कैमिलियो गोल्जी, आइडेंटिफाइड बाय कैमिलियो गोल्जी। तो कैमिलियो गोल्जी की साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर रखा गया गोल्जी बॉडी। ओके, नाउ पे अटेंशन, आगे बात करते हैं। मैं जरा डायग्राम बताता हूँ गोल्जी बॉडी के अंदर क्या है। पे अटेंशन, ध्यान से समझिएगा। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम जैसा स्ट्रक्चर है, सेम ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
अटेंशन ध्यान दीजिएगा। तो गॉल्जी बॉडी सेम ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ रहेगा आपका गॉल्जी बॉडी, ठीक है। अब इस गॉल्जी बॉडी में देखिए, आपके पास गॉल्जी बॉडी की आपको बात सुनाएंगे उसमें। ओके, तो गॉल्जी बॉडी में आपके लिए दिस इज अ गॉल्जी बॉडी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आइए पे अटेंशन। ये भी ऐसा ही है, इसमें भी आपको देखेंगे ये सिस्टर्न हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिस्टर्न, जैसे कि आपके आर्या में सिस्टर्न में, ठीक है ना, और ट्रिब्यूज, ट्रिब्यूज हो जाएंगे, एंड यस ऑफ कोर्स द वेसिकल्स, वेसिकल्स हो जाएंगे, राइट। तो सिस्टर्न, ट्रिब्यूज एंड वेसिकल्स। अब देखिए मेन फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि ये डीएनए यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, है ना। डीएनए से बनेगा आरएनए, क्या बनेगा, आरएनए। आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास, आ जाएगा राइबोसोम के पास पहुंच गया, और वहां राइबोसोम से बन के निकलेगा प्रोटीन, क्या निकलेगा, प्रोटीन। पे अटेंशन, तो ये बन गया प्रोटीन, ओके, क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन यहां से निकलेगा बाहर, है ना। आपको पता है जब भी आप मेम्ब्रेन को छोड़ते हैं, वेसिकल बना के छोड़ते हैं, यहाँ से एक वेसिकल बनेगा और ये प्रोटीन उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? ओके, अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये वेसिकल यहाँ एंटर करेगा, यहाँ पे ये प्रोटीन आ जाएगा, और इसके अंदर फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन होगी। मान लीजिए जैसे कि आपको ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, या कुछ और मॉडिफिकेशन करना, या लिपोप्रोटीन बनाना, या कुछ भी, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो गॉल्जी बॉडी है, ठीक है ना, गॉल्जी बॉडी जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे एसईआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बना रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा था। अब लिपिड्स भी इसको दे दिए, प्रोटीन भी इसको ही दे दिया, ठीक है ना, और ये वाले प्रोटीन पे वो लिपिड्स लग गए और अब लिपोप्रोटीन बन गया। प्रोटीन की जितनी फर्दर मॉडिफिकेशन है, जितनी लास्ट मॉडिफिकेशन है, फर्दर मॉडिफिकेशन है, वो कहाँ पे होंगी, गॉल्जी बॉडी में होगी। सिर्फ प्रोटीन की फर्दर मॉडिफिकेशन ही नहीं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जैसे कि गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सब बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, गॉल्जी बॉडी की है। क्लियर है, आ रही है बात समझ? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये कि प्रोटीन क्या है, यहाँ पर आ गया, उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह होंगी, ठीक है ना। मैं मॉडिफिकेशन में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अभी आपको वो एरिया नजर नहीं आ रहा होगा, मैं भी कैमरा घुमा दूंगा तो आपको नजर आ जाएगा, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ, आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो मैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं नजर आ रहा तो नॉट एन इश्यू, बाद में क्लियरली नजर आ जाएगा। तो एक फंक्शन हो गया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद इस प्रोटीन को बाहर फेंक दिया, अगेन क्या बना के, वेसिकल बना के, क्या बना के, वेसिकल बना के, और ये फिर वेसिकल का क्या हो सकता है, इसका हो सकता है क्या, एक्सोसाइटोसिस हो सकता है, क्या हो सकता है इसका, इसका फर्दर क्या हो सकता है, यहाँ लिख देता हूं एक्सोसाइटोसिस हो सकता है। तो इस तरीके से जो सेक्रेटरी प्रोटीन्स है वो बॉडी के कहा जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ऑर्डर क्या है, न्यूक्लियस से आरएनए आया, देन प्रोटीन बना, प्रोटीन मॉडिफाई हुआ, गॉल्जीमॉर मॉडिफाई हुआ, और फिर बाहर चला गया। क्लियर है, आ रही है बात समझ? ओके, अच्छा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। एग्जांपल, एग्जांपल काइलोमाइक्रोन, पहले भी आपको एग्जांपल दिया है मैंने, काइलोमाइक्रोन जो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो फैट जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन, या आप बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। क्लियर, इतना ही नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ये फंक्शन किसका है? गॉल्जी का। इतना ही नहीं, अब आप देखिए एक और चीज होती है लाइसोसोम। क्या होती है लाइसोसोम? तो लाइसोसोम फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन, ये सब भी यही होगा, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है ना? स्पर्म में जो एक्रोसोम है वो भी गॉल्जी ही है। स्पर्म में जो एक्रोसोम है वो भी क्या है? गॉल्जी भी है। ठीक है ना? अच्छा, प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट में ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स के अंदर गॉल्जी बॉडी इस तरीके से नहीं होता। प्लांट्स के अंदर ना ये एक एक स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मतलब एक स्ट्रक्चर ये अलग हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये अलग हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर ये अलग हो जाएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे। और प्लांट्स में हम गॉल्जी बॉडी को बुलाते हैं डिक्टियोसोम्स। क्या बुलाते हैं? डिक्टियोसोम्स बुलाते हैं। तो प्लांट में दे आर नोन एज डिक्टियोसोम्स। ठीक है? अच्छा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है गॉल्जी बॉडी के बारे में जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले फंक्शन में और क्या रहेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बना रहा है सेलुलोज वगैरह, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड ऑफ कोर्स लिपोप्रोटीन को बाकी से बना रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी। और प्लांट्स में सेल वॉल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कौन? गॉल्जी बॉडी। और सेल वॉल ही नहीं, सेल वॉल के लिए मटेरियल दे रहा है, ये फंक्शन हो गया। दूसरा, जब सेल वॉल बनती है तो उसका इनिशिएशन होता है, सेल प्लेट बनती है। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन, या जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे ना तब आएगा। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, ये सब भी किसमें रहेगा? ये भी बुक में किसका रहेगा? गॉल्जी बॉडी का ही रहेगा। ठीक है ना? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से समझेगा। आपने क्या देखा कि वेसिकल यहाँ पे आ रहा है और वेसिकल यहाँ से जा रहा है, और बताने की जरूरत नहीं है कि ये एरिया कॉन्वेक्स है, ये एरिया कॉन्केव है। ये कॉन्वेक्स दिख रहा है आपको और ये अंदर दबा हुआ है, ये कॉन्केव है। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे कि दिस पार्ट इज कॉन्वेक्स, ओके, एंड दिस पार्ट इज कॉन्केव। और ये भी क्लियर है, ओके, कि यहाँ पर चीजें आ रही हैं और यहाँ पर चीजें मैच्योर हो रही हैं। तो ये जो कॉन्केव वाला रीजन है इसको हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग या सिस फेज। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग या सिस, सिस फेज। और ये वाला जो है ये कॉन्केव है, इसको हम बोलते हैं, ये फॉर्मिंग होकर तो इसे बोलते हैं मैच्योरिंग। क्या बोलते हैं इसको? मैच्योरिंग या ट्रांसफेस। एक आपका हो जाएगा द सिस फेज, द कॉन्वेक्स फेज, द कॉन्केव फेज इज द ट्रांस फेज। आ रही बात समझ में? क्लियर है भाई? तो जस्ट अ सेकंड। ओके, तो मैं बता रहा हूं कि ये वाला फेस इज द कॉन्वेक्स फेस, दिस इज द कॉन्केव फेस। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मिंग, और ये हो गया मैच्योरिंग। इसे बोलते हैं सिस फेस, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। तो ये सारे इंफॉर्मेशन गॉल्जी बॉडी के बारे में इंपॉर्टेंट है। आइए इसके फंक्शंस के बारे में फटाफट से बात करते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताता हूँ। डीएनए से आरएनए बनना है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद जो होगा, प्रोटीन बनने के बाद जो होगा, दैट्स पोस्ट ट्रांसलेशनल, दैट्स व्हाई नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ओके, ये भी क्लियर है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइसोसोम, लाइसोसोम अब बता दूं मैं आपको। देखिए बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है कि गॉल्जी बॉडी में काम क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। मतलब गॉल्जी बॉडी का काम क्या है? पैकेजिंग करना। यहाँ तो मैंने एक प्रोटीन बांधा ना इसके अंदर, हो सकता है बहुत सारे प्रोटीन बांध के एक वेसिकल बना रहा हूँ। अब लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आप समझिए एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसे वेसिकल होता है। उस वेसिकल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और वो सारे एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलेज, प्रोटीज, न्यूक्लियस, मार्टेज, सुक्रेज। मतलब जितने एंजाइम्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो सारे एक लाइसोसोम में होते हैं, क्योंकि वो लाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। वो इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगर आपका ये पॉलीफेरा गुआनोसाइड से इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कर रहा था तो कौन रिस्पॉन्सिबल था? लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल थे। अगर अमीबा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप देखिए लाइसोसोम में है क्या? एक वेसिकल और अंदर एंजाइम, और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को बेसिकली बांधता कौन है? गोल्गी। तो लाइसोसोम बनाया किसने? गोल्गी। अच्छा, स्पर्म को एग को फ्यूज करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, और स्पर्म का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, जिसमें वो एंजाइम्स होते हैं। उस वो एक्रोसोम इज नथिंग बट द मॉडिफाइड गोल्गी। आप आगे बढ़ेंगे क्लास 12, सेल वॉल कॉन्वेंट वाला मटेरियल सेलुलोज बनाता है। सेल प्लेट ये आप पढ़ेंगे अभी आगे सेल साइकिल के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन ऑफ कोर्स जब लिपिड प्रोटीन बना रहा है और चीजें बना रहा है, कॉम्प्लेक्स शुगर बना रहा है, तो ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि यार अकेले काम नहीं करते, यार के साथ ही काम करता है। तो दैट्स व्हाई आई सपोज ये दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, दे आर रिलेटेड। ठीक है, क्लियर पॉइंट। सो आई सपोज दैट इज इनफ अबाउट द गोल्जी। अच्छा, गोल्जी बॉडी कईयों में एब्सेंट भी रहता है, जैसे आरबीसीज हो गए, उनके अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होती है। और जो प्लांट के रूट हेयर्स होते हैं, है ना, रूट हेयर्स जो टिप्स वाले सेल्स होते हैं, रूट हेयर्स के जो टिप्स हैं उसके सेल्स हैं, वहां पे भी गोल्जी बॉडी नहीं मिलता है। तो देयर आर सम सेल्स जहां पे आपको गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा। अब बताया कि प्लांट में जब दे आर सेपरेटेड इंडिविजुअल सबसेट, उसको हम डिप्टियोसोम बुलाते हैं। तो आई सपोज दैट इज क्लियर टू यू। कोई डाउट अगर पूछ लीजिए, वरना हम आगे बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। और डायग्राम को दिख रहा सर होगा आपके बारे में क्या बताया था आपने? क्या बताया था इशिका मैंने? एक्रोसोम्स के बारे में। एक्रोसोम्स के बारे में क्या बताया था मतलब? सर सुना नहीं ढंग से, समझ नहीं आया। बेटा मैंने एक्रोसोम्स के बारे में ये बताया था कि जो स्पर्म होता है ना, उसको एग को फर्टिलाइज करना होता है। और जब स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज करना है ना, तो जब भी स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, राइट, तो उसको कुछ एंजाइम से उसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना होता है। तो इसके लिए उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, और वो एक्रोसोम कुछ और नहीं बल्कि मॉडिफाइड गोल्जी है। ओके सर, आ गया समझ। सर आपने डिक्टियोसोम्स का क्या बताया था? जस्ट अ सेकंड बेटा, बता। हाँ जी, क्या कह रहे बेटा? सर आपने डिक्टियोसोम्स डिक्टियोसोम के का बारे में ये बताया। बताया। डिक्टियोसोम्स प्रॉपर्टी है, मतलब ये गोल्जी के टुकड़े कर दो, एक एक स्ट्रक्चर वाला कर दो, दैट इज फॉर यू डिप्टियोसोम। ठीक है ना? और ये प्लांट में ऐसा ही होता है। प्लांट में पूरा का पूरा एक सिंगल एपरेटस नहीं होता, प्लांट में इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। गॉट इट? तो सर दोनों के फंक्शन सेम ही होंगे ना, डिक्टियोसोम और गोल्जी हाँ हाँ, बॉडी? फंक्शन में कोई फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन इज सेम। चलिए आगे बात करें, क्लियर है? सर ये गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस सेम है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस एक ही बात है। सर जब ये एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा तो फिर ये जो एंजाइम्स होंगी वो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेंगी? कौन सी एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी भाई? हाँ शुभम, कौन सी एंजाइम किसको क्या करेंगी? सर वो बीच में इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ। अब आवाज आ रही है सर? हाँ बोल। सर वो आपने बताया था ना कि वेसिकल जो लाइसोसोम्स लाइसोजाइम्स बनाते हैं।
अरे वो बताया था कि लाइसोसोम भी बनाते हैं, कभी कभार वेसिकल के अंदर डाइजेस्टिंग प्रोटीन भी होते हैं, सबके अंदर थोड़ा डाइजेस्टिंग प्रोटीन होते हैं। ओके सर। पूरे को आगे बात करें। और सर ये सेल प्लेट सर सेल वॉल के ऊपर होती है अंदर होती है सर? उसके सर पे नाच रही होती है। क्या बताया मैंने सेल प्लेट के बारे में तेरे को अभी? कब आएगा ये? सर सेल प्लेट का जो मटेरियल होता है वो बेसिकली गोल्जी बॉडीज नहीं, बनाती है। सेल प्लेट कब आएगा, क्या बताया सेल प्लेट के बारे में, कब पढ़ाऊंगा इसको? सर बीच में समझ नहीं आया सर, इसलिए तो पूछ रहा हूँ सर। मैंने साफ साफ 2 बार बोला कि सेल प्लेट वाला पार्ट जब सेल साइकिल चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अभी आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन दैट, क्योंकि अब वो समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पूरा प्लांट का वो बताना पड़ेगा, साइटोकाइनेसिस। इसलिए तब वो चैप्टर में साइटोकाइनेसिस आएगा तब बताऊंगा सेल प्लेट फॉर्मेशन। अच्छा सर। सर जो ये सिस और ट्रांस फेज होते हैं एंड गोल्गी बॉडी के, इनके फंक्शंस में कोई डिफरेंस होता है? तुझे क्या लगता है, मेरे सर बताने से मुझे क्या लगता है समझ में कि सर आती ये है? जो हाँ, सर मेरे को लगता है ना कि ये जो वेसिकल वाला फॉर्मेशन है ये शायद से जो हमारा ट्रांसफेस है उसके अंदर होना चाहिए। क्या कह रहा है? सर मेरे को लगता है कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल से वेसिकल्स जो होती है वो लास्ट में जाके बनती है, तो शायद ट्रांस में होनी चाहिए। और मैंने क्या बताया सिर्फ और ट्रांसमिस के बारे में डिफरेंस? सर आपने बताया कि जो सिस होता है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, और जो ट्रांस होता है वो कॉनकेव होता है। इतना ही बताया बस। और सर ये जो सिस होता है ये फॉर्मिंग होता है, और ये ट्रांस मैच्योरिंग होता है, मतलब फॉर्मिंग से मैच्योर क्या हुआ होता समझा है। तू? फॉर्मिंग से क्या समझा तू? मतलब फॉर्म करेगा अच्छा, और वेसिकल्स वगैरह, मैच्योरिंग से क्या समझा तू? मैच्योर करेगा। अच्छा, और ये दोनों सेम चीजें हैं? नो सर। तो हाँ। अलग अलग चीजें हैं, तो डिफरेंस यस हो सर। गया। हाँ सर हो गया। ओके, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज एंड प्लीज, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस रख के सोचो, अपना दिमाग रख के क्लास में फिर पढ़ने बैठो, काम कंपोज, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या मतलब मेरा, समझ के खुद से एनालाइज करो, थोड़ा सा टाइम देके पूछो। नहीं आ रहा पूछो, आई एम नॉट आस्किंग कि मत पूछो, पूछो, जो समझ में नहीं आ रहा पूछो, बट प्लीज अपना दिमाग संतुलन में रखो, ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास रखो, ठीक है। आंखें और कान सब खोल के सुनो अच्छे से कि क्या बता रहा हूँ, क्या चीजें बता रहा हूँ, जस्ट
keep reflecting. What am I taking? I get it, absorb it, reflect it, absorb it, reflect it. ठीक है, ऐसे ऐसे मत हो जाओ क्या बता दिया ऐसे वाला। अभी बायोलॉजी है, ठीक है, बहुत खतरनाक नहीं है। यहाँ पे मैं क्वांटम नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, अल्फा डी के बीटा डी के नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन निकल गया, टॉर्क लग गया है, वो सब नहीं है अभी बायोलॉजी। थोड़ा सा ध्यान दोगे, नॉट दैट टफ। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। एंड एक चीज, वन लास्ट थिंग, वन थिंग मोर, आई नो कि तुमको कितना बताना है और क्या बताना है। अगर मैंने सेल प्लेट नहीं बताया या लिख के छोड़ दिया, मतलब वो लिख के छोड़ना ही था। मुझे पता है तुमको सेल प्लेट कब बताना है, कब बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। मुझे पता है तुमको बायोमॉल कब क्या चीज करवानी है, ठीक है, कब किस चीज की जरूरत है, कब कौन सा वाला कंसेप्ट तुम्हारे सिर पर फेंकना है और कौन सा वाला रोक के चलना है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ लिख के छोड़ देता हूँ, बोलता हूँ ये बाद में आएगा, तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाद में आ जाए, ठीक है। ओके, लाइसोसोम्स की बात करते हैं ना। लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसिस कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे गॉल्जी बॉडी वेसिकल बाहर निकाल रहे हैं, गॉल्जी बॉडी कर रहे हैं, एक वेसिकल बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे गॉल्जी बॉडी ने एक वेसिकल बाहर निकाला, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, पे अटेंशन, ये सेल मेम्ब्रेन है, जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ओके। अज्यूम करो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर वाला पार्ट है, और ये हमारे पास यहाँ पे लाइसोसोम है। लाइसोसोम में होता क्या है, लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सो व्हाट आर देयर, देयर आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, okay, there are hydrolytic enzymes where in this structure known as lysosome, okay, now pay attention, full focus। अच्छा, इसको हम बोल रहे हैं डीप प्राइमरी लाइसोसोम। आपको समझ में आ जाएगा, इसकी वजह से प्राइमरी टर्म दे नाम दे रहा हूं, अभी सिर्फ समझ लो कि बस बोल रहे हैं प्राइमरी, ओके। प्राइमरी के मैं 1 डिग्री यूज कर रहा हूं, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी लाइसोसोम, दिस प्राइमरी लाइसोसोम, ओके। नाउ होता क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ। जैसे आप जानते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, शुगर डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज, मतलब अमाइलोज को, और भी शुगर हो सकती है जैसे कि माल्टेज या सुक्रेज, या प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीनेज या न्यूक्लियस, ओके, या लिपिड डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज। ये सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। What kind of enzymes? Always remember hydrolytic enzymes. Okay? They all are hydrolytic enzymes. Okay? Okay. Now, ये सारे hydrolytic enzymes प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव। ओके? अब क्या होगा? Now what happens is pay attention. मान लीजिए अमीबा था, ठीक है, नॉर्मल सेल नहीं था, ठीक है, या कोई नॉर्मल सेल भी मान लेते हैं, इसने कुछ एंगल्फ किया, मतलब कि डब्ल्यूबीसी था या अमीबा था, इसने फाइगोसाइटोसिस किया। क्या किया? फाइगोसाइटोसिस। और फाइगोसाइटोसिस क्या किया, मान लेते हैं, आपको फाइगोसाइटोसिस पहले ही पढ़ाया था कि मान लीजिए फूड पार्टिकल है ना, फूड पार्टिकल है, इसको इंजेस्ट कर लिया। जब इंजेस्ट करते हैं तो मैंने बताया था वेसिकल बना के अंदर आता है, फिर वेसिकल बना के अंदर आ गया, ये वेसिकल बन गया, लिपिड के मेंबर से ड्राइव हुआ और साथ में अंदर गया फूड पार्टिकल। अब देखिए, क्योंकि ये फाइगोसाइटोसिस से आया, क्या हुआ है, फाइगोसाइटोसिस, तो इसको हम नाम देते हैं फाइगोसोम।
दिस इज व्हाट दिस फॉर यू फैगोसोम. ओके, ये फैगोसोम है, ये लाइसोसोम है. नाउ पे अटेंशन, क्या होगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, दोनों फ्यूज कर जाएंगे. दोनों क्या कर जाएंगे, फ्यूज. मतलब फूड मिल गया किससे, एंजाइम से, लेकिन एक्टिव एंजाइम से. और ये बन गया आपका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों का नाम फ्यूज कर देंगे. ठीक है ना, ये एंजाइम्स हो गए और ये आपका फूड हो गया. ये बन गया आपका फैगोलाइसोसोम. या आप चाहें तो इसको आप सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं. सेकेंडरी लाइसोसोम या फाइब्रोलाइसोसोम. आई सपोज यहां तक कहानी क्लियर है. अब ये वो लाइसोसोम है जिसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा H प्लस के आयंस का. किसका, H प्लस के आयंस का, H प्लस का. मतलब अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाएगा. मैंने क्या बोला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एटीपी, राइट. तो यूटिलाइज होगा एटीपी, मिलेगा हमें एडीपी प्लस फास्फोरस इनऑर्गेनिक, जैसे कि हमेशा मिलता आता है. ठीक है, एटीपी की एनर्जी यूटिलाइज होगी. और प्रोटॉन पंप, यहाँ पे जो पंप इस्तेमाल होगा उसको बोलते हैं हम, क्योंकि H प्लस पंप हो रहा है ना, तो H प्लस पंप प्रोटॉन भी बोलते हैं. पता है H प्लस पंप प्रोटॉन बोल सकते हैं. ओके, तो प्रोटॉन पंप की वजह से ये H प्लस अंदर आ जाएगा. अब जैसे H प्लस अंदर आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नीट में एग्जाम क्वेश्चन भी आया था कि जैसे H प्लस अंदर आता है, अंदर का एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है. और एसिडिक एनवायरमेंट में ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स है एक्टिवेट हो जाते हैं. तो ये सारे एंजाइम क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे. और मान लीजिए कोई भी फूड आया, फूड में क्या होगा, लिपिड्स होंगे, शुगर होंगे, प्रोटीन होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे. इससे ज्यादा क्या हो सकता है. तो जो भी होगा वो ये सारे एंजाइम्स कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे. तो फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. और डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो भी डाइजेस्ट हुआ है, जिसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, फूड के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, और वो टुकड़े यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे ताकि सेल उसको इस्तेमाल कर सके. क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में. और अगर कुछ चीज बच गई तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी एज अ रेजिडुअल बॉडी. एज अ कोई चीज अगर फूड बच गया तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एज अ रेजिडुअल बॉडी. मतलब कि खाना पहले आपने यूज कर लिया, बाकी जो बच गया उसे आपने बोल दिया रेजिडुअल बॉडी. और इसी रेजिडुअल बॉडी को हम कभी कभार एक और नाम से जानते हैं, फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल अपने आप में एक्चुअल ट्रू वैक्यूल नहीं है, कि बताऊंगा क्यों, वैक्यूल भी समझाऊंगा. एक्चुअल में ट्रू वैक्यूल नहीं है, वो तो बस लाइसोसोम डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा हुआ फूड है वो है. ठीक है, वो वाला बेसिकल है. तो बॉडी फूड वैक्यूल हम एक बोल सकते हैं. हम तीन तरह के लाइसोसोम देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द रेजिडुअल बॉडी या फूड वैक्यूल. आई सपोज आपको ये बात क्लियर है लाइसोसोम के बारे में. ये एक पार्ट क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अबाउट समथिंग नोन एज ऑटोफैगोसोम्स. इसको मिटा दें. यस सर. चलिए फिर, ओके, तो मिटा देते हैं और आगे बात करते हैं. पे अटेंशन एवरीबॉडी. सर ये न्यूक्लियस क्या डाइजेस्ट करता है? क्या बोल रहे हो बेटा, ये न्यूक्लियस क्या डाइजेस्ट करता है? बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो, समझ नहीं आ रहा. सर ये न्यूक्लियस जो एंजाइम लिखा है ये क्या बेटा डाइजेस्ट करता है? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाला, तो डीएनए आरएनए डाइजेस्ट करने वाला. ओके. डीएनए डाइजेस्ट करेगा तो डीएनए, और आरएनए डाइजेस्ट करेगा तो आरएनए. न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियस. हम एस लगा देते हैं ना, माइलोस डाइजेस्ट करेगा तो माइलेस, माल्टोस डाइजेस्ट करेगा तो माल्टेस. वैसे न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करता है तो न्यूक्लियस. सर हमने इन एंजाइम्स को हाइड्रोलाइटिक क्यों बोला, इसलिए कि इनको H प्लस चाहिए होता है. शुभम,
इसका आंसर दो कोई, ये आंसर मैं नहीं दूंगा। somebody else will answer this, जिसको नहीं, जब नहीं कर पाओगे फिर मैं दूंगा। सर ब्रेक डाउन में यूज होता है इसलिए शायद हाइड्रोलाइटिक। somebody from the class answer this if they know, और कोई आइडिया किसी को तो। ब्रेक डाउन करता है ये वाली एंजाइम्स इसलिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है शुभम? सर मेरे को इतना पता है कि ये एंजाइम्स मतलब तोड़ती है, मतलब बेसिकली इसलिए मतलब डाइजेस्ट करने का काम, तो ऐसे कुछ कुछ समथिंग मेरे को हो रहा है। मैंने तुझे एंजाइम की क्लासेस बताई थी, हाँ सर बताई थी। कितनी बताई थी? क्या सर? कितनी क्लासेस बताई थी एंजाइम की? कितनी क्लासेस बताई थी सर? सर ये हाइड्रोलाइसिस में आता होगा ना, जो पानी को यूज करके ब्रेक करते हैं बॉन्ड्स को। थैंक यू शुभम। हाँ शुभम, हाँ सर। कितनी कैटेगरी बताई थी? सर मेरे को आंसर मिल गया सर। धन्यवाद। तो सर इसमें जो H+ और OH- है, तो उसमें H+ तो यही वाला मतलब H+ मिल जाता होगा। नहीं, खाने के जो अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी तो होता ही है हर जगह। तो फिर इस H+ का क्या यूज होता है सर? अच्छा, एक बात बता, प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में फंक्शनल है? क्या सर? टर्सरी। हाँ, मुझे, और टर्शियरी स्ट्रक्चर का फैसला कौन करता है? कैसा होगा? एंजाइम की एक्टिविटी किन दो फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करती है? पीएच और टेम्परेचर। सुना शुभम, किस पर डिपेंड करती है? pH एंड टेम्परेचर। और H+ क्या करेगा? pH घटा देगा। बदलेगा ना? हाँ कम कर इस देगा। तरीके से इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करेगा। अच्छा। ठीक, ओके सर। और सर ओके, ये जो 2 मिनट फूड और सोच ले, कुछ और वो लगे तो भी वो हम पूछ ले। लाइसोसोम्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एकदम को कर जल्दी रहे सोच थे। शुभम, क्या सर? माइक बंद करके सोच ले, और कुछ भी है तो पूछ ले बाद में। माइक बंद कर ले। हाँ इशिका। सर ये जो फूड वैक्यूल था उसको भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम्स की तरह मतलब इंक्लूड करेंगे लाइसोसोम्स के अंदर, मतलब कैटेगरी है ये या अलग अलग ही आएगा? अलग ही आएगा, वो तीसरी कैटेगरी है वो। मतलब लाइसोसोम्स के अंदर तो कहीं से भी नहीं होगा ना, क्योंकि एंजाइम्स तो है नहीं उसके अंदर शायद। हाँ लेकिन कभी तो रेजिडुअल नाम दिया, रेजिडुअल बॉडी। अच्छा, मतलब इंक्लूड करेंगे बट। हाँ लाइसोम की आप लाइसोम के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ओके सर। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। आप टाइप ऑफ लाइसोसोम बोल सकते हो, टाइप ऑफ लाइसोसोम में आ जाता है, टाइप ऑफ वैक्यूल में भी आ जाता है, फूड वैक्यूल है ना। कॉमन है दोनों के लिए। सर जो ये रेसिडुअल बॉडी होती है कहाँ पे जाके स्टोर होगी? कहाँ बनी है? सर ये तो जब जो हमारा फैगो फैगोलिज्म था उसमें से जब जो काम की चीजें वो क्या बाहर था निकल क्या के था उसको क्या था क्या था क्या था? हमारा क्या था? शुभम तेरी आवाज नहीं आ रही है।
तेरा नेटवर्क कनेक्शन चेक कर, तेरी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब आवाज आए तब बताइए। अब ये ऑटोफैगोसोम पढ़ा दूं, उसके बाद बताइए, नोट करके रखो। ओके, ऑटोफैगोसोम। अच्छा, आपको ये बात बताने से, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपके जो लाइसोसोम्स हैं उन्हें हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। आइए समझते हैं दो कॉन्सेप्ट। कभी कभार मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, मान लीजिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड करना है। क्या करना है बेटा? इसको डिग्रेड करना है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड करने के लिए क्या होगा? बहुत सारे लाइसोसोम्स, जैसे बहुत सारे लाइसोसोम्स गैंग अप कर लेंगे, एक गैंग बना लेंगे, और गैंग बना के दे आर लाइसोसोम्स, ठीक है ना, और अपने अपने एंजाइम्स इसमें क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से ये किसी भी सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब ये सेल के खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में नाम आ गया होगा ऑटोफैगोसोम, खुद की फैगोसाइटोसिस करने वाले या खुद को किल करने वाले सेल्स। अच्छा, सिर्फ सेल ऑर्गेनेल को नहीं, कभी कभार मान लो पूरे सेल को किल करना है, पूरे सेल को डिग्रेड करना है, तो भी लाइसोसोम्स ग्रुप बना के, तो भी लाइसोसोम क्या करके ग्रुप बना के अपने एंजाइम्स बाहर की तरफ रिलीज कर देंगे, और फिर वो एंजाइम्स सेल की जितनी चीजें उन्हें क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। तो सेल को खुद को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सुसाइड बैग भी बुलाते हैं। क्लियर पॉइंट? कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जिनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में बात करेंगे। ठीक है ना? दे आर रिलेटेड विद द नॉन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, नॉन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स। तो नॉन फंक्शनल लाइसोसोम के साथ, नॉन फंक्शनल लाइसोसोम के साथ कुछ डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड होते हैं, जैसे पॉलीनेफ्राइटिस। पॉलीनेफ्राइटिस इज डिसऑर्डर, Tay-Sachs disease, Tay-Sachs disease, ठीक है ना? या a very common arthritis known as gout arthritis. ये कुछ disorders हैं, etc. और भी सारे कुछ disorders हैं which are associated with the non-functional lysosomes. फिर लाइसोसोम का फंक्शन करना बॉडी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। फिर इनकी डिटेल्स जो है हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब आई जरूरत होगी तो पढ़ेंगे, इतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑटोफैगोसोम। तो चार तरीके के लाइसोसोम होंगे, मतलब लाइसोसोम एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, प्राइमरी फॉर्म में शो होते हैं, सेकेंडरी फॉर्म में शो होते हैं, फूड वैक्यूल या रेसिडुअल बॉडी की फॉर्म में शो होती है, और ऑटोफैगोसोम की फॉर्म में भी शो हो सकते हैं। किसी को कोई डाउट? सर। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा सर, वही उसको सेकंड एलवाईएस बोलते हैं सर। क्या क्या? सेकंड एलवाईएस। एक और बार सर ये नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? सर ये जो अभी आप पूछ रहे थे ना मुझसे, उसको क्या क्या बोलते हैं, तो मैं उसको बता रहा हूँ, सेकंड एलवाईएस। सेकंड एलवाईएल। आप फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बोल रहा होगा। जो मैं पढ़ाता हूँ, तुम लोग कहाँ होते हो? मुझे ये समझ नहीं आता। मैंने पहले ही बोला कि 1 डिग्री लिख रहा हूँ। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी लाइसोसोम, 2 डिग्री लिख रहा हूँ मतलब सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, पहले ही बोला। और एलवाईएल नहीं, एलवाईएस लिखा था। एलवाईएल क्यों लिखूंगा लाइसोसोम को?
शॉर्ट में सर लिखा था। मैंने इतनी जगह नहीं है मेरे पास कि पूरा डायटोम भी पूरा बोला लिखूं। है और LYS भी बोला है। नहीं, आवाज नहीं आई होगी। और सर ये जो टे सेक्स डिसीज होती है, ये सर इसको जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर भी होती है ना वाली डिसीज? देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर कोई भी अगर है, जबकि कोई भी डिसऑर्डर जेनेटिक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या समझते हो कि वो एक दूसरे से पास हो रही है। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो कहीं ना कुछ गड़बड़ कर ही रहा होगा भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी ना उसमें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जेनेटिक हाँ डिसऑर्डर सर। लाइसोसोम के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा हो। हर चीज में जीन तो रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी में जीन के बिना कुछ होगा क्या नो सर। भाई? हर चीज में फंक्शनल चीज क्या है बॉडी की? प्रोटीन। प्रोटीन किससे है? आरएनए से। आरएनए किससे है? डीएनए से। DNA। और जीन क्या होती है? जीन सर DNA का सेगमेंट। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उसका उसका मतलब कहीं ना कहीं वो कोई प्रोटीन बना रहा था वो नहीं बना रहा होगा, या सही से नहीं बना रहा होगा, या गड़बड़ बना रहा होगा, या फालतू बना रहा होगा, यही होगा ना। हाँ सर यही होगा। हाँ, तो प्रोटीन या एंजाइम काम नहीं कर रहा होगा। हो सकता है वो एंजाइम लाइसोसोम को बनाने वाला हो सकता है वो लाइसोसोम को मेंटेन करने वाला एंजाइम हो सकता है वो प्रोटॉन पंप हो जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा हो। तो अच्छा। कई इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हर फंक्शन सेल के अंदर फंक्शन यूनिट प्रोटीन है ना। तो हर जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का होने का मतलब ये थोड़ा ना कि वो लाइसोसोम का डिसऑर्डर नहीं हो सकता, या वो माइटोकॉन्ड्रिया का डिसऑर्डर नहीं हो सकता, या वो लिवर का डिसऑर्डर नहीं हो सकता, या वो पैनक्रियास का डिसऑर्डर नहीं हो सकता। जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या समझ सकते? डिसऑर्डर का मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा होगा। ये वाला जेनेटिक डिसऑर्डर लाइसोसोम में दिक्कत दे रहा है। अच्छा ओके सर। ठीक है, अभी भी है डाउट कुछ? सर पर टे सेक्स डिसीज में जो डिसऑर्डर आएगा वो मतलब कहाँ पर आएगा? आपने ये सारी चीजें बता दी। मतलब प्रोटीन नहीं बन पा रहा होगा, बट सर कौन सा वाला? लाइसोसोम से रिलेटेड, लाइसोसोम में फिर कौन सा वाला होगा? गाउट आर्थराइटिस में क्या हो रहा है बताना। सर आपने ये बताया ही नहीं है। अगला तो मुझसे वो पूछेगा हाँ सर। पॉलीनेफ्राइटिस में क्या हो रहा है, सर वो भी नहीं बताया आपने। फिर तो मुझसे वो भी पूछेगा। तो तूने तो सर ये पॉलीनेफ्राइटिस वाली चीज। नहीं, पॉलीनेफ्राइटिस क्यों नहीं पूछा तूने मुझसे? सर वो भी पूछना है। अच्छा, मैंने क्यों नहीं बताया? सर पहले मैं एक ही चीज तो बता पाऊंगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पहले मैंने क्यों नहीं बताया। शायद हम इसको बाद में पढ़ेंगे। डिसीज वाला चैप्टर है शायद 12th में, उसमें पढ़ेंगे शायद से। मालूम है ना ये बात? हाँ सर। मैं तेरे को अभी गाउट आर्थराइटिस पढ़ा देता हूँ, ठीक है? नो सर। लेकिन उसके नहीं, सुन ले पहले। गाउट आर्थराइटिस पढ़ाने के लिए मुझे पहले बोन बताना पड़ेगा, उसका जॉइंट बताना पड़ेगा, साइनोवियल फ्लूइड बताना पड़ेगा, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बताने पड़ेंगे, सर्कुलेटरी का पार्ट बताना पड़ेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन बतानी पड़ेगी। ये सब कर लिया हमने। सर मैं अभी सर वो तो आपसे नहीं, पूछ ही बात ना तेरे को मतलब अभी बताऊंगा वो तब समझ में आएगा, या जिस टॉपिक से वो रिलेटेड है तब बताऊंगा तब समझ में आएगा। सर आपने अभी अभी रिलेटेड तो नहीं है। अभी 5 मिनट मैंने पहले बोला, 5 मिनट पहले शुभम बोला मैंने क्लास के अंदर कि कुछ टॉपिक्स मैं सिर्फ लिख देता हूं। कि मैं कई बार बोल चुका, कुछ मैं सिर्फ लिख के आगे बढ़ जाता हूं। और जिनको मैं लिख के आगे बढ़ जाता हूं, सिंपल सा मतलब ये है, या तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या बस उतना ही जानना है आपने, या वो आगे आएंगे। दो ही मतलब होते हैं उसके। जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आराम से टाइम लेके बताता हूँ। कभी कभार मैं वहां बैठ के शांति से समझाता हूँ, सारे डाउट्स एंटरटेन करता हूँ उस टॉपिक को। जो मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसी बार पढ़ रहे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मुझे पता है ना क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो अगर मैंने छोड़ दिया, अभी 5 मिनट पहले बोल के बोला हूँ कि भाई कुछ चीजें तो मैं छोड़ देता हूँ, ओके सर जो मैंने मैंने सुना नहीं था, तो कर क्या 20 रहा है मिनट क्लास में, तू कर क्या रहा है क्लास में, नहीं सुना था तूने तो हर 5 मिनट मेरे को टोकेगा, कुछ चीज सुनेगा नहीं, फिर हर 5 मिनट टोकेगा, फिर कुछ चीज सुनेगा नहीं तो हर 5 मिनट टोकेगा। तेरे हर 5 मिनट टोकने के लिए मैं बैठा हूँ क्या क्लास के अंदर? हाँ, वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पे अटेंशन। वैक्यूल के बारे में समझिए, वैक्यूल आप समझिए सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर मान लीजिए ये न्यूक्लियस लगाना है उसका, जैसे न्यूक्लियस लगा दें, सेल के अंदर एक स्पेस होता है, आप उसे समझ लो कि वो उसका स्टोर हाउस है। मतलब जो भी चीजें हैं वेस्ट मटेरियल वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना, क्लियर है? तो ये जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्गी बॉडी से डरा, तो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ही है, ठीक है ना। तो वैक्यूल एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जिसके अंदर कई चीजें स्टोर होती है, स्टोरेज हाउस होता है एक्चुअली में, स्टोरेज हाउस। अब स्टोरेज हाउस में क्या क्या हो सकता है? स्टोरेज हाउस के अंदर नेक्स्ट से पिगमेंट्स हो सकती है, स्टोरेज हाउस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे आयंस एंड वाटर हो सकता है। एंड बट ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे स्टोर है वो अंदर वाटर काफी ज्यादा होता है, आयंस काफी ज्यादा होता है, तो यह स्टोर है, ठीक है ना। वो हमेशा अंदर ज्यादा होंगे, बाहर कम होंगे, वेस्ट तो अंदर ही ज्यादा होगा ना, बाहर तो कम ही होगा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर होती हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ स्टोर होगी, मतलब वैक्यूल के अंदर जितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है मोस्टली वो सारा का सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब काफी ज्यादा एटीपी चाहिए होंगे इसको मेंटेन रखने के लिए, क्लियर? एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको जानना जरूरी है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, हालांकि वो लिपिड की मेम्ब्रेन ही है, इसका मतलब सबकी लिपिड मेम्ब्रेन कॉमन ही होती है, वो एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही होता है। इस मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है, इस मेम्ब्रेन को बड़े प्यार से हम टोनोप्लास्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, क्लियर पॉइंट, ये बात क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्लियर पॉइंट। तो वैक्यूल के बारे में क्या याद है कि स्टोरेज हाउस है पिगमेंट्स के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, आयंस के लिए, वाटर के लिए। अच्छा, एक जो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वैक्यूल्स आपको लार्ज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बड़े बड़े मिलेंगे। देयर आर लार्ज वैक्यूल्स इन प्लांट्स, और प्लांट के लिविंग लार्ज वैक्यूल्स के अंदर उसके जो ये हैं, इसको हम बोलते हैं ये, आई फॉरगॉट दिस पिगमेंट और दिस लैटेक्स। जो लैटेक्स है प्लांट का जो निकल रहा है वो एक्चुअली कहाँ स्टोर रहता है? उसके वैक्यूल में स्टोर रहता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पे अटेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, राइट, ठीक है ना। वो कहाँ से आती है? मेनली उसके बार्क से आती है, बार्क यानी आउटर मोस्ट लेयर से आती है।
लैटेक्स है, जैसे रबड़ हो गया, लैटेक्स है ना, गम्स हो गए, जो आपको कट लगाते हैं अंदर से व्हाइट व्हाइट निकलते हैं, उसमें लैटेक्स बोलते हैं। कहाँ से मिलता है? बार्क से मिलता है, आउटर मोस्ट लेयर से मिलता है। तो वो सब लैटेक्स स्टोर कहाँ रहता है? वो लैटेक्स स्टोर रहता है उसके वैक्यूल के अंदर। अब देखिए, एक प्लांट के सेल को देख के आप बता सकते हो कि नया सेल है पुराना सेल। कैसे? जो नया सेल होगा उसकी तो सेल वॉल पतली होगी, और जो पुराना सेल होगा उसकी सेल वॉल बड़ी होगी, मोटी होगी, राइट? ये पता है आपको? अच्छा, सेल वॉल मोटी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है पुराने सेल के अंदर। दूसरा वैक्यूल, छोटा छोटा वैक्यूल होगा, छोटे वैक्यूल्स होंगे उस एक नए सेल में, क्योंकि उसने वेस्ट प्रोडक्ट कम बनाया। टाइम के साथ वेस्ट प्रोडक्ट जब बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो वैक्यूल साइज बड़ा होता जाएगा। तो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं इसमें ओल्ड सेल्स में। तो ओल्डर सेल्स हैव लार्जर वैक्यूल्स एंड यंगर सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। क्लियर? आ रही बात समझ? तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है इस प्लांट के अंदर। अच्छा, एनिमल सेल उतना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर नहीं रखते, क्यों? उनके पास तो वही ब्लड या फ्लूइड आ ही रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट साथ साथ निकालते रहते हैं, तो वो ज्यादा स्टोर नहीं रखते और ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो उनके अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, मेरा स्टार्ट में ये लार्जर साइज के होते हैं। तो मेन प्रॉपर्टी प्लांट्स की है बड़े बड़े वैक्यूल्स। एनिमल्स में तो ये नाम मात्र ही होते हैं, क्या? वैक्यूल्स। क्लियर पॉइंट? आ रही बात? अच्छा, आगे बात करते हैं, फिर टेंशन ध्यान दीजिएगा। वैक्यूल्स, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट 1 पॉइंट, मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट 2 पॉइंट, स्टोरेज हाउस तीसरा पॉइंट। अच्छा, वैक्यूल्स की और भी कैटेगरीज हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ कैमरा को, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताने जा रहा हूँ, उन नाम पे ध्यान दीजिएगा। इनमें से काफी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? ओके, तो वैक्यूल के नाम पे हमारा किस किस तरीके के वैक्यूल है, अभी मैंने आपको नाम दिए। पहला आता है स्टार वैक्यूल, दूसरा आता है फूड वैक्यूल, तीसरा आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और चौथा आता है गैस वैक्यूल। सात वैक्यूल ये आपको मिलेगा। अच्छा, सात वैक्यूल क्या है? सात वैक्यूल बेटा वो है जो कि मैंने अभी आपको बताया ना, जो बहुत ज्यादा वाटर और आयन स्टोर कर रहा है उसको हम सैप बोल रहे हैं। तो वो जो बेसिक वैक्यूल प्लांट के पास है, जो बहुत ज्यादा वाटर और आयन स्टोर कर रहा है, दैट इज अ सैप वैक्यूल स्टोरिंग वाटर एंड आयन। ठीक है? अच्छा, फूड वैक्यूल तो अभी अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, कि फूड वैक्यूल क्या है, अभी एकदम बताया मैंने आपको कि ये एक्चुअल में रेसिड्यूल बॉडी है, ये अमीबा के पास होगा, ठीक है ना, या कोआनोसाइट्स हो गए, ठीक है ना, डेवलपमेंट, उसको हम फूड वैक्यूल बोल देते हैं। अच्छा, कभी कभार जो सेकेंडरी वैक्यूल है उसको भी हम फूड वैक्यूल बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जो लाइसोसोम के अंदर फूड है उसे आप फूड वैक्यूल बोल दो, चाहे वो डाइजेस्ट होने जा रहा है, चाहे वो डाइजेस्ट होके बेकार बेकार पड़ा हुआ है, उसका फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी वैक्यूल क्या नाम से टर्म्ड एज फूड वैक्यूल, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसका एग्जांपल पैरामीशियम है, अमीबा भी होता है, बेसिकली प्रोटोजोन्स में होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट है, आपको शायद बॉटनी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ाया गया होगा। प्रोटेस्टा हो गया आपकी क्लास में, प्रोटेस्टा और मोनेरा। हाँ जी, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। यूग्रीना के पास होता है। तो आपको जो प्रोटेस्टा हुआ होगा, जब पैरामीशियम वगैरह बताया गया होगा प्रोटेस्टा में प्रोटोजोआ भी हो गया। प्रोटेस्टा में प्रोटोजोआ भी हो गया कि नहीं? No. हुआ, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, मोनेरा हो गया, Yes, sir. चलिए ठीक है। तो फिर गैस वैक्यूल आपको जो बताना, मैं आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा या पैरामीशियम के पास होता है,
इनका फंक्शन मार्क करके लिख लेना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिखा है। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, मतलब वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। अब देखो क्या करता है, मैं बताता हूँ। ये एक्सेस ऑफ वाटर को पैरामीशियम की बॉडी से या अमीबा की बॉडी से बाहर फेंकता है। एक्सेस ऑफ वाटर को पैरामीशियम की बॉडी से या अमीबा की बॉडी से बाहर फेंकता है कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए कि एक सेल को मैंने, दो सेल है मेरे पास, एक सेल को मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डिप किया और एक सेल को मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप किया। ओके, पहले मैं आपको हाइपोटोनिक बताता हूं। देखिए सेल है, सेल के बाहर अगर आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब बाहर ज्यादा कंसंट्रेटेड चीज पड़ी हुई है, ठीक है, सेल की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल की कंसंट्रेशन के मुकाबले में बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। यही अगर बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयन की कम है, ठीक है ना, तो बाहर क्या है? कंसंट्रेशन आयन की कम है ना, कंसंट्रेटेड वो कम है, साइटोसॉल ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो बाहर अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होता है, और अगर अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम हो तो वो सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। सो मैंने दो सेल्स लिए हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हिच वन, इसके अंदर दो पैरामीशंस हैं, किसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज्यादा होंगे और किसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कम होंगे। फंक्शन मैंने बता दिया, एक्सेस वाटर को बाहर निकालना और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखना, इस तरीके से। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक ज्यादा होंगे। यस सर। अगर बाहर का एनवायरनमेंट हाइपो, हाँ। क्यों हाइपोटोनिक में लाइसोसोम ज्यादा क्यों होंगे? सॉरी सर तो ये वाटर जो कॉन्ट्रैक्टाइल होगा वैक्यूल वो, ज्यादा क्यों होंगे? हाँ सर, वाटर अंदर से वो बाहर से अंदर की ओर जाएगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल चाहिए होंगे ना, एक्सेस एग्जैक्टली, वाटर शुभम एकदम निकाल रहे। वेरी गुड। तो शुभम एकदम सही बात बता रहा है कि क्या होगा कि जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे उसको, तो सेल का अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है? हाइपर है। और बाहर हाइपो मतलब पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयन कम है। तो ऑस्मोसिस कहाँ होगा? अंदर होगा, एंडो ऑस्मोसिस होगा। पानी बाहर से अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर पानी भर जाएगा, और ज्यादा भर गया तो सेल बर्स्ट कर सकता है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज्यादा होंगे ताकि ज्यादा पानी बाहर फेंका जा सके। क्लियर? और रिवर्स विल हैपन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ऑलरेडी पानी बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर हाइपर है, तो अंदर का पानी कहां जाएगा? बाहर जाएगा। तो जब अंदर पानी ऑलरेडी बाहर जा रहा है और आपने और ज्यादा वैक्यूल, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रख लिए, और ज्यादा पानी बाहर निकाल दे, उसका सेल फट जाए, फ्लैशिट हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कम होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर रखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिया। आखिरी है गैस वैक्यूल, और गैस वैक्यूल के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। शुरू हो सर जाइए, मैं कौन बताऊँ, बताएगा? मैं बताऊँ? सर सर ये मैं बताऊँ? कॉन्ट्रैक्टाइल एक मिनट वैक्यूल्स शुभम, में, लास्ट आंसर आपने दिया ना, इशिका को देने दो। सर आंसर नहीं दे रही, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नहीं, पहले आंसर देना, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। बंद करो माइक। और कोई जो आंसर बता रहा हो गैस वैक्यूल के बारे में बता रहा हो, जिसने मोनेरा पढ़ाओ ढंग से, या मोनेरा के क्लास में सो रहे थे आप? ये मोनेरा की क्लास में सो रहे थे क्या आप लोग? बताऊँ तो? बताइए तेरा गैस वैक्यूल, शुभम को छोड़ के। जब कोई नहीं बताएगा शुभम से पूछेंगे हम। सारा 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 आंसर शुभ ने दिया क्या? सब कुछ शुभम बताएगा, डांट भी शुभम खाएगा, आंसर भी शुभम बताएगा। आप लोग यहाँ पे सोओगे बैठ के, बाकी लोग। ये तारीख की शुरू में बहुत आवाज आया करती थी, तारीख की आजकल आवाज नहीं आती।
ना तारीख की आवाज आती है, ना भोर की आवाज आती है, दो चार और फिर जो जिनकी आवाज आती है उनकी भी नहीं आती है। सानवी गुप्ता है क्लास में? Yes, sir. गुड मॉर्निंग सानवी। Good morning, sir. हाँ, क्या पता तुमको गैस एक्टिव के बारे में मोनेरा में पढ़ा होगा ना? मोनेरा में गैस वैक्यूल पढ़ा है तुमने सानवी, हाँ कि ना? सर वैसे हमें पता है कि गैस वैक्यूल्स उनमें होते हैं, लेकिन सर ने ऐसे हमें पढ़ाया नहीं था। उन्होंने यही कहा था कि नहीं होते हैं। वो अलग बात है, Yes, मैंने sir. पढ़ा था कि होते हैं। हाँ नहीं तो सर, सर को बताया एग्जाम था, डाल दो। बताया था। सिर्फ शुभम के कान में आके बोलोगा, सुनो शुभम, सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कान में मैं, ऐसे कहा नहीं होगा। सर, ये शुभम ने अलग से पढ़ा होगा ऐसे तो। हाँ सर, ये पढ़ता सर है। ने हमने कहा वहाँ था पे, कि हम सबको पता है, नहीं कोविड बताया था सर ने। मैंने भी अलग से ही पढ़ा था, मुझे याद है। अच्छा तूने अलग से पढ़ा तो बता, चल तूने अलग से पढ़ा है ना बेटा, आपको तू ही बताइए क्या होता है गैस वैक्यूल। तुम लोग तो बस, सर तुम ढंग लोगों से को नहीं कहा है ना पढ़ा था मैंने ना, कि बस। एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी के साथ साथ एक कोई एक रिफ्रेशर भी रखो, जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं समझ में आता वो रिफ्रेशर से पढ़ लो। तुम्हारे सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोट, इवन दो जगह मैं बता रहा हूँ दोबारा से, तुम्हारे मोनरा में भी दिया रखा है, और तुम्हारे जो सेल वाला चैप्टर है उसमें जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां पे भी दे रखा है। तो मुझे इस पे इंफॉर्मेशन अभी के भी चाहिए, और गूगल करके कोई नहीं बताएगा क्योंकि गूगल वाला आंसर मुझे समझ में आता है। हाँ शुभम, क्या होता है गैस वैक्यूल? यस सर। हाँ फटाफट सर बोलिए। जैसे नाम में है सर इसके, तो इसके अंदर बेसिकली गैस के लिए परमिएबल होता है ना। बेसिकली गैस इसके अंदर आती है, जाती है, आती है, जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है ना, वो ऐसे पानी में किसी भी मतलब उसके अंदर जब ये भर जाएगी यार, तो उसको बॉयंसी मिलती है इसके कारण। तो वो वाटर के अच्छा अंदर ठीक है यार, अब मेरे सवाल सुनियो, समझ गया मैं बताता हूँ। गैस वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आप देखिए ऐसा, ये एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज में आता है, इंक्लूजन बॉडीज में पढ़ा होगा, ये एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज में आता है, और इसके अंदर गैस स्टोर रहती है, एयर स्टोर रहती है। और किसी भी चीज में एयर स्टोर रहेगी तो क्या मिलेगी उसे? मान लो कि बैक्टीरिया, उसे बॉयंसी मिलेगी, क्या मिलेगी? बॉयंसी मिलेगी। तो बॉयंसी यानी बैलेंस, ये बॉयंसी अप थ्रस्ट, ठीक है ना? ये बॉयंसी मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ाता है वो, बॉयंसी मेंटेन करता है बैक्टीरिया की, है ना? तो गैस वैक्यूल, जैसे कि गैस भरी हुई वाला वैक्यूल। अच्छा मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क होता न्यूक्लियस का हो जाएगा पहला तो। है, और न्यूक्लियस के अलावा? अच्छा सर, इसके अलावा सर वो डबल बाउंड और ऑर्गेनिल्स का हो जाएगा। क्या 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 किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? सर हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन को मार गोली, और बता। सर membrane bonds and organelles. मैं, ये यस कौन सर। बोल रहा है? हाँ मैं, दोबारा बोलना मैं। Membrane bonds and organelles. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब मेरे सवाल का जवाब देना मयंक, क्या वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है? No sir. है? Vacuoles, yes sir. मैं देखो, जब भी मैं तुमसे कोई सवाल पूछू ना, तुम्हें क्या पता है उसको भूल जाया करो, मतलब कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर फिट बैठ रहा है उसको भूल जाया करो। तुम लोग क्या सोचते हो, सर ने क्वेश्चन पूछा क्या फिट बैठ रहा है वो बता देने, मुझे तुम क्या फिट बैठ रहा है वो नहीं चाहिए, मुझे तुम क्या सोचते हो, तुम्हें एग्जैक्टली क्या लगता है वो पूछ रहा हूँ। तो मुझे बताओ, तुम्हें वैक्यूल के बारे में जितना चीजें पता है मुझे इतना बताओ, क्या वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले हैं? No sir. नहीं है। टोनोप्लास्ट क्या थी? Yes sir. टोनोप्लास्ट। Sir actually आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को, थोड़ा मैं आप पूछ रहा repeat हूँ, कर सकते टोनोप्लास्ट क्या थी? सर एक्चुअली याद नहीं है। याद नहीं है मैंने, हाँ बहुत टाइम हो गया इसको, 2 हफ्ते हो गए पढ़ा हुए, इसलिए शायद याद नहीं होगा। माइक बंद कर लीजिए मैंने, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई दूसरा स्टूडेंट जिसको पता हो टोनोप्लास्ट क्या थी? शुभम? नहीं, शुभम माइक बंद।
शुभम क्या लगा सर पूछो। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन। वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट थी। ये कब बताया था मैंने इशिका? थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 15 मिनट पहले। ये बात मैं उनको भी बता देना कि 15 मिनट पहले ये बताया गया, लिखवाया गया टोनोप्लास्ट। और इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाया गया कि वैक्यूल के बिना बारे में ना 3 चीजें इंपॉर्टेंट समझ लो। एक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से चीजें स्टोर रहती हैं। दूसरा, मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है। इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाया था, यही बोला था, एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, ये भी बोला था। उसके बाद यू आर गिविंग मी आंसर कि सर टोनोप्लास्ट तो याद नहीं मुझे। I don't know how you are preparing for exams, but this is not a right way to prepare. You might be having some better idea of preparing for your NEET exams, but as far as I've seen people preparing for exams, as far as I've seen people qualifying NEET exams or AIMS exams, none of them have prepared the way you are preparing it. So either you are going to like do something really very much pretty much new, or you are going to do pretty much old things. या तो कुछ कुछ एकदम एकदम अचानक से कुछ कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं, बिकॉज आपका जो तरीका है वो एकदम स्पेशल है। ठीक है, एकदम नया तरीका है, ये तरीका मैंने कभी देखा नहीं क्वालिफिकेशन के लिए। तो हो सकता है कि आपका ये तरीका या तो आपको बहुत ही बड़ी हाइट पे पहुंचा दे कि अभी 15-15 मिनट वाली चीजें हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, तैयारी रेगुलरली पढ़ते नहीं है, मुआनरा हो गया, गैस फैक्टर मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका तो नहीं है राइट तैयारी करने का। बाकी हो सकता है कि आपका कुछ नया तरीका हो सकता है कि आपको कुछ वंडर्स दे दे, माइट बी पॉसिबल। वेल, सो हाँ इशिका, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ना वैक्यूल की, यस सर। किससे बनी हुई है? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होगी स्ट्रक्चर में। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मेम्ब्रेन बाउंड है, वैसे मेम्ब्रेन बनेगी। अच्छा, अगर वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड है तो ये गैस वैक्यूल है। यस सर। और गैस वैक्यूल किसके पास होता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की क्या प्रॉपर्टी है? सर बहुत सारी हैं, कौन सी पूछ रहे हो? मेन प्रॉपर्टी यही है ना कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते। हाँ नहीं होती, हाँ हाँ। तो फिर ये तो गैस वैक्यूल तो हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत है। कुछ होगा झोल अब। कुछ वही जो कुछ है वही तो पूछ रहा हूँ। गेटिंग इन में क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा कि देयर इज उसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। मैं तुमको बता रहा हूँ कि गैस वैक्यूल है। ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सर गैस वैक्यूल्स बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। अच्छा, बिना मेम्ब्रेन के भी डिफाइन कैसे करोगे? तो हवा होगी ना, बिना मेम्ब्रेन के तो हवा है। बिना मेम्ब्रेन के, बिना बिना बाउंड्री के तो स्पेस होता है। यस सर। नाउ पे अटेंशन। अब मैं आपको एकदम सही सर जवाब दूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ तो नहीं होते? नहीं, अब मेरी बात ध्यान सुनो। तो आपकी बात ठीक है, जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो कि क्या नाम है इसका, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये बात एकदम सही है। लेकिन ये बात सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। जो पूरा सच है उसमें एक लाइन और है, वो है यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम बैक्टीरिया के लिए क्या बोलते हैं कि दे डू नॉट हैव यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये एग्जैक्ट लाइन। ठीक है, अभी यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है ना, ये क्वेश्चन है कि यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है। एक्चुअली यूनिट मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन का मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा, इसमें बताया गया था कि उसमें प्रोटीन के लिए होती है और लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। मतलब लिपिड एंड प्रोटीन की यूनिफॉर्म मेम्ब्रेन होती है, लिपिड और प्रोटीन की। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, जो क्वासी फ्लूइड मॉडल है, आप उसको एक तरीके की यूनिट मेम्ब्रेन बोल सकते हो। अरे बात समझ में? तो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते किसके पास? प्रोकैरियोट्स के पास। ठीक है ना, कुछ नॉन यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। नॉन यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करें गैस वैक्यूल की, तो पहले तो वो सेल ऑर्गेनेल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड है। एक्चुअली यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को ही हम ऑर्गेनेल बोलते हैं, इसलिए राइबोसोम भी सही तरीके से सेल ऑर्गेनेल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, खैर ओवरऑल अगर आपको सब चीज सही बोलनी, आप सिंपल ये बोल दो, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो ये किससे बाउंड है? ये मेम्ब्रेन क्या है? ये मेम्ब्रेन बेटा सिर्फ प्रोटीन की है, और आप समझो ये एयर है और ये एंक्लोज बाय ओनली एंड ओनली प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन है, वो भी लूजली प्रोटीन पड़े हुए हैं। तो ऐसी प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन है, इसमें कोई लिपिड लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है। गॉट इट? तो गैस वैक्यूल सिर्फ एक प्रोटीन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट इज नॉट अ यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, और इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ सेल ऑर्गेनेल। बस वो तो इसको वैक्यूल बोल दिया, बस गैस वैक्यूल नाम दे दिया इन जनरल टर्म, ठीक है ना। तो ये ट्रू वैक्यूल नहीं है। गैस वैक्यूल्स आर नॉट ट्रू वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल प्रॉपर्टी किसकी है? यूकैरियोट सेल की है, प्रोकैरियोटिक सेल की नहीं है। गॉट द पॉइंट? गैस वैक्यूल्स आर नॉट ट्रू वैक्यूल्स, जस्ट नेम्ड एज वैक्यूल्स। सर ये गैस वैक्यूल्स टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी है, मतलब वो भी प्रोकैरियोट्स में मिलती है, तो उसमें भी ऐसी यूनिट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है? हाँ, इंक्लूजन बॉडी जितनी है वो सब में जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन प्रोटीन बाउंड मेम्ब्रेन है। इट इज अ नॉन यूनिट मेम्ब्रेन मोस्टली। ओके सर सर। बाकी 3 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स जो थे उनमें नॉर्मल उन जैसे सब में प्लाज्मा टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन, उन सब में टोनोप्लास्ट रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे। मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट नहीं बोलते? यस, ओके सर। और गैस वैक्यूल में टोनोप्लास्ट नहीं रहेगा। ओके, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ पे अटेंशन। अब हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेल जो अक्सर डिस्कस करना, हालांकि मुझे डिस्कस तो दो कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बट अभी हमारा टाइम थोड़ा कम है, तो आई विल जस्ट डिस्कस विद यू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपकी क्लास से 5-10 मिनट शायद एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं, विल कंप्लीट विद माइटोकॉन्ड्रिया, एटलीस्ट माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर लेंगे। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप जानते हैं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा और उसके बाद आप डाउट पूछ लेना। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं उसी की डिटेल्स दे रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। आपको पता ही है पावर हाउस ऑफ सेल। कोई बच्चा बता देगा? इवन ये तो इतना कॉमन है कि आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछेंगे ना कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, कोई बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज वेरी कॉमन। हमें समझना है क्यों है, और हमें समझना है स्ट्रक्चर क्यों है। इसकी डिटेल्स रेस्पिरेशन में आती है। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, बस आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा बस। बाकी डिटेल्स आपके रेस्पिरेशन में आएंगी, बॉटनी में, जहां पे आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये सब पढ़ोगे वहां। ठीक है, मैं वो स्ट्रक्चर बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल ऑर्गेनेल्स में से है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। पहले एक छोटा स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। शेप सॉसेज शेप। सॉसेज जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? एक मीट आइटम होते हैं गोल गोल से, उसे हम सॉसेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस शेप का होता है सॉसेज शेप का। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, फोल्डेड होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन है जो कैसी है? फोल्डेड है। और ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इसका हम एक नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन, फोल्डेड टू फॉर्म समथिंग एज क्रिस्टे। आपको याद होगा जब मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल पढ़ा रहा था तो गलती से मैंने उसको क्रिस्टे बोल दिया था, फिर बाद में बताया कि क्रिस्टे नहीं, सिस्टर में होते हैं, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ये क्रिस्टे है, दिस इज नोन एज क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, नोन एज क्रिस्टे, आउटर मेम्ब्रेन इज सिंपल, और ऑफ कोर्स दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बुलाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और क्या बुलाएंगे? दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब अंदर का सिस्टम क्या है? अंदर है मैट्रिक्स। अंदर क्या है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, जैसे कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए होता है। तो आपका दो जगह है डीएनए, एक न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर प्लांट हो
तो डीएनए में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इवन क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो इसके पास डीएनए भी होता है। क्या होता है? डीएनए। कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्लियर पॉइंट? अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा ही कुछ डीएनए बैक्टीरिया के पास भी होता है। और बैक्टीरिया के पास एक और चीज है जो इसके पास है, वो क्या है? बताओ बताओ। 70th राइबोसोम। 70s राइबोसोम। बहुत ही बढ़िया बोला जिसने बोला 70s राइबोसोम। तो एक और चीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे बैक्टीरिया जैसी, 70s राइबोसोम। ओके, और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो ये चीजें अभी इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं और बताता हूँ। मैट्रिक्स में और क्या है? मैट्रिक्स में एंजाइम्स है। मैट्रिक्स में एंजाइम्स है। किस चीज के एंजाइम्स है? मैट्रिक्स के अलग एंजाइम। एग्जांपल, मेटाबॉलिक पाथवेज के। मेटाबॉलिक पाथवे जैसे जो मोस्ट फेमस पाथवे है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल आप बॉटनी में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, उसके जो पाथवे हैं, ठीक है ना, उसके जो एंजाइम्स हैं वो सारे कहां प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो क्या क्या मिला मैट्रिक्स में आपको? डीएनए मिला, 70s राइबोसोम मिला। और 70s राइबोसोम किस फॉर्म में मिलेगा? पॉलीराइबोसोम की फॉर्म में, पॉलीसोम की फॉर्म में। किस फॉर्म में? पॉलीसोम की फॉर्म में। रिमेंबर दैट, ठीक है ना? 70s राइबोसोम पॉलीसोम की फॉर्म में मिलेगा, राइट? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक चीज और है इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझो। आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड कम है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रोटीन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बना रहे हैं। कौन अंदर आएगा, कौन अंदर नहीं जाएगा, वो तो प्रोटीन कर रहे हैं, किसको अंदर आना, किसको नहीं आना। तो जहां प्रोटीन ज्यादा होंगे वो मेम्ब्रेन ज्यादा सेलेक्टिवली परमेबल होगी, वो ज्यादा नखरे वाली होगी। गॉट इट? और जहां प्रोटीन कम होंगे वो थोड़ी ज्यादा फ्रीली परमेबल होगी। मान लो एक मेम्ब्रेन पूरी लिपिड के बनाते हैं, वो एकदम फ्रीली परमेबल रहेगी, ठीक है। और जहां प्रोटीन होंगे वो ज्यादा सिलेक्टिवली हो जाती है, एक तरीके से, ऐसा ना। अब पे अटेंशन, ध्यान समझेगा। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? कम रहेंगे। तो इट इज मोर परमेबल, या ज्यादा परमेबल बोल सकते हैं, या लेस सेलेक्टिवली परमेबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। या तो इसे बोल देंगे ज्यादा परमेबल। तो ज्यादा परमेबल इसका मतलब उसका कम सेलेक्टिव है, लेस सेलेक्टिव और मोर परमेबल। और इनर वाली कैसे हो जाएगी? लेस परमेबल। कैसे हो जाएगी? लेस परमेबल या मोर सेलेक्टिव, ठीक है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, आगे समझते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इनर मेम्ब्रेन है। इसकी इनर मेम्ब्रेन को जब आप ध्यान से देखेंगे, लेट्स से इनर मेम्ब्रेन बना, तो इसकी इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल में बॉडी में पढ़ोगे, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, तो ज्यादा परेशान मत होना, जितना समझना है उतना काफी। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, 4 ऐसे बनाया, 3, 3 भी होता है, 3 मूवमेंट करता है, मतलब इधर से उधर मूव करता है, यहाँ बना दे 3। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ओके। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और ये आखिरी वाला कॉम्प्लेक्स 5 बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं F0 F1 ATP, F0 F1 ATPase. This part is known as the F0
दिस इज F1, तो ये इसका बेस है, तो आप F1 बोलते हैं, और इसका ये स्टॉप होता है, ठीक है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रैकेट टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल वाला पार्टी तरफ ऊपर वाला स्ट्रक्चर है F1 बेस, ठीक है ना, बाकी पार्ट में पढ़ना। अच्छा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स हैं या कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हैं, कहाँ पे हैं? क्रिस्टे पे है, और क्रिस्टे मतलब इनर मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स इसके इस तरफ रहेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, भाई ये यहाँ मेम्ब्रेन है, तो यहाँ क्या रहेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इधर क्या रहेगा? मैट्रिक्स, तो ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यहाँ क्या होगा? मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में क्रिस्टे है, वहां पे ये एंजाइम्स है। करते क्या है? इनका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, क्या होगा? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके साथ काफी सारी एनर्जी इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? एनर्जी इवॉल्व होती है, और उस एनर्जी की वजह से, बहुत सारे H प्लस, टाइम टू टाइम यहां मूव कर जाते हैं, कहा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो आपने क्या देखा कि बहुत सारे H प्लस यहां समझ लीजिए यहां मूव कर जाते हैं, कहां पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और फिर वो इकट्ठे होकर क्या होके? इकट्ठे होके, जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे होके एक साथ निकल के आते हैं यहां नीचे वापस समझिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए, उसकी वजह से काफी सारे H प्लस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए, मैट्रिक्स से निकल गए, 1 गया, 2 गए, 4 गए, 8 गए, फिर जब बहुत सारे इकट्ठे हो गए तब एक साथ नीचे आए F0 F1 बेस की हेल्प से, F0 F1 ATPase की मदद से नीचे आए, और जैसे ही एक साथ बहुत सारे H प्लस नीचे आते हैं तो H प्लस नीचे आ रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज नीचे आ रहा है, उसके साथ भी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है, ठीक है। अब इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एडीपी से, एडीपी में फॉस्फोरस जोड़ के एटीपी बनाने के लिए, इसका नाम क्या है? एटीपीएस, एटीपी बनाने वाला मतलब है यहाँ पे। तो F0 F1 ATPase एडीपी को लेके एटीपी बनाता है, कैसे बनाता है? ऑफ कोर्स जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी आपको मिलती है ओवरऑल, और उल्टा हुआ तो एटीपी बनेगा तो एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी कहां से आ रही है? H प्लस के इकट्ठे मूव करने से, और एक H प्लस इकट्ठे मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि H प्लस पहले वहां गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाना और अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस करना, और पे अटेंशन, एटीपी बन गया। तो जब भी एटीपी चाहिए कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और एटीपी क्या है? करेंसी ऑफ द सेल। आपने कहीं भी कोई भी काम करवाना है, नहीं हो पा रहा, पैसे दो करवा लो, करेंसी दो करवा लो, करेंसी क्या है? एटीपी दो करवा लो। तो एटीपी कौन बना रहा है आपके लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया, hence it is known as the powerhouse of the cell। क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ में? एक और एक छोटी मोटी चीजें और बताना चाहूंगा मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा, मैं आपको एक टर्म यहाँ लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा बोर्ड इस तरफ मूव कर रहा हूँ, मैं आपको जहां जगह मिल रही है मैं लिख रहा हूँ। देयर इज समथिंग नोन एज सेमी ऑटोनॉमस, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस होता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, सेमी ऑटोनॉमस, और साथ में याद रखना इट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, नाउ पे अटेंशन, दो टर्म्स हैं, बाइनरी फिजन तो आप जानते ही हो, है ना? एक बात बताओ, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ,
तो बाइनरी फिजन से बैक्टीरिया डिवाइड करता है। यस, बैक्टीरिया में 70 राइबोसोम होता है। यस सर। पॉलीराइबोसोम होता है। यस सर। अच्छा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करना एक्चुअली इज नोन एज रेस्पिरेट। ये आपके ना पता है कौन से एंजाइम है? ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है। ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एक्चुअली आपके कौन से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है। इवन सिट्रिक एसिड साइक्लिक एंजाइम में क्या रेस्पिरेटरी एंजाइम है। तो क्या बैक्टीरिया के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं? यस सर, उसकी मेम्ब्रेन पर होते हैं। उसके मेम्ब्रेन में होते हैं। क्या इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम इसकी मेम्ब्रेन पे है? यस सर है। अच्छा अच्छा, इसका डीएनए कैसा है? सर्कुलर, बैक्टीरिया जैसा है। यस सर। यस सर, बैक्टीरिया का भी ओ, सर्कुलर होता है। एग्जैक्टली। तो लग नहीं रहा कि जैसे बैक्टीरिया ही होता है एक तरीके का जैसे। यस सर, प्रोकैरियोट है सर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट है। अच्छा, यस बैक्टीरिया सर, में तो ऐसे होता है, प्रोकैरियोट है। बाहर 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 सेल वॉल होती है जो फ्रीली परमेबल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जो थोड़ी सी ना सिलेक्टिवली परमेबल होती है। उसमें भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल यस सर, ये भी ऐसे होता है। ओके, एकदम ऐसे होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, पे अटेंशन। ऐसा सिर्फ आपको नहीं लग रहा, ये सिमिलैरिटीज साइंटिस्ट को भी लगती हैं और लगी भी हैं। उन्होंने रिसर्च भी करी है और रिसर्च करके ये पता लगाया गया है कि देयर इज समथिंग नोन एज एंडो, ये टर्म लिख लीजिएगा, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। अब देखिए सिम्बायोटिक क्या होता है। सिम्बायोटिक क्या होता है? दो लोग साथ में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा है किसके अंदर, लाइकेंस के अंदर, एल्गे फंजाई साथ में, एल्गे उसको फूड दे रहा है, फंजाई उसको शेल्टर दे रहा है, दोनों मिलकर रह रहे हैं, दैट इज लाइकेंस एंड दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब एंडोसिम्बायोटिक का मतलब अंदर आके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि क्या हुआ था, पहले एक सेल हुआ करता था, सेल के अंदर एक बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। अब उस बैक्टीरिया ने क्या किया, सेल को एटीपी बना के देने लग गया, तू मेरे से एटीपी ले ले, और बदले में उसको सेल से न्यूट्रिएंट्स मिलने लग गए कि तू मुझसे न्यूट्रिएंट्स ले ले, अपने एंजाइम ले ले और अपना ये एटीपी बनाता रहे। तो दोनों मिलकर काम करने लग गए, उसको एटीपी देने लग गया, उसको न्यूट्रिएंट्स देने लग गया, दोनों का काम बढ़िया चलने लग गया। इसको बोला दोनों में एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई। अब क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म है, फिर दो स्ट्रक्चर्स हैं, पहले रिलेशनशिप में रिलेशनशिप बढ़िया चल रही है, फिर क्या होता है, रिलेशनशिप परमानेंट हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे भी हुआ कि अब ये अंदर आना था, एक टेम्परेरी रिलेशनशिप थी, ठीक है ना, ठीक है ना, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी। अब बढ़िया काम चलने लग गया तो यही रिलेशनशिप परमानेंट हो गई। तो जो अंदर आया हुआ बैक्टीरिया था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। आज हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली नथिंग बट a prokaryote once millions of years ago entered into a cell and then the relationship got permanent. ऐसा साइंटिस्ट हाइपोथेसिस करते हैं। आपको समझा के देख नहीं रहे, इट्स एन हाइपोथेसिस ओनली। इसको हम बोलते हैं एंडो या थ्योरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोसिस मतलब दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ था, थ्योरी इसको बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। क्लियर पॉइंट, तो ये बात याद रखिएगा। और इसका प्रूफ क्या है, तो आपसे पूछे प्रूफ क्या है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी का, तो आप बोलोगे 70 राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, ठीक है, बाइनरी फिजन, है ना, परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑन द मेम्ब्रेन, ये सब उसके क्या प्रूफ्स हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट, सेमी ऑटोनॉमस नेचर। अब सेमी ऑटोनॉमस क्या होता है, पहले तो समझिए ऑटोनॉमस क्या होता है। ऑटोनॉमस का मतलब जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करने के काबिल हो या इंडिपेंडेंट डिवीजन के काबिल हो, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस। जैसे सेल ऑटोनॉमस होता है, सेल अपना इंडिपेंडेंट डिवीजन कर सकता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड की बात करेंगे तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब कंप्लीटली ऑटोनॉमस वो होगा जो खुद तो डिवाइड कर सकता है और उसका डिवीजन सेल डिवीजन पे डिपेंडेंट नहीं है या मेन क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको बोलेंगे हम कंप्लीटली ऑटोनॉमस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन करता है, बट ऑब्वियसली करता है, डिवाइड करता है, बट ऑब्वियसली करता है। लेकिन वो डिवाइड कब करता है, वो डिवाइड तब करता है जब सेल भी आगे डिवाइड करने जा रहा होता है, तो उसका डिवीजन सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्योंकि उसका डिवीजन सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑटोनॉमस तो है लेकिन कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं है। कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस। तो पूछेगा व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस, तो बोलेंगे कि सेमी ऑटोनॉमस मतलब capable of ability of division but division is dependent on the cell division.
क्लियर पॉइंट, उसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। आई सपोज दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। और ये चीजें, कोई चीजें, ये सारी चीजें एंडोसिम्बाटिक थ्योरी और कुछ चीजें कॉमन जैसे 70s राइबोसोम डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ये चीजें क्लोरोप्लास्ट के लिए भी ट्रू रहेंगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के लिए हम बोलते हैं एंडोसिम्बाटिक थ्योरी। बस वहां पे बोल देते हैं कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ गया, तो क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया गॉट इनटू अ सेल, तो वहां पे भी ट्रू है एंडोसिम्बाटिक थ्योरी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना मेरी तरफ से आज के लिए क्लास का हो गया। डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग नहीं है। सर जब सेल डिवीजन होता है तो बाकी ऑर्गेनेल्स भी जैसे डिवाइड करते हैं कि दोनों डॉटर सेल्स में जा सके, तो यस, वैक्यूल वगैरह भी करेंगे तो मतलब उनको भी बोल सकते हैं फिर तो सेमी ऑटोनॉमस उसमें। वेरी गुड, नाउ पे अटेंशन। सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड करते हैं, ओके। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। जो सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड करते हैं वो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यही वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं। बाकी ऑर्गेनेल्स का क्या है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा ऑर्गेनेल है? बस एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ 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 एंजाइम्स है, तो वो मेम्ब्रेन डिग्रेड कर जाती है, एंजाइम एंजाइम प्रोटीन प्रोटीन डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा, सेमी ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस में एक्चुअली बात रेप्लिकेशन की है। एक्चुअली डिवीजन की बात हम समझाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको रेप्लिकेशन नहीं पढ़ाया। एक्चुअल बात जो है वो डीएनए के रेप्लिकेट करने के लिए, तो इंडिपेंडेंट डीएनए होना भी जरूरी है ऑटोनॉमस कहलाने के लिए। एक्चुअली ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस टर्म डीएनए रेप्लिकेशन के लिए है, रादर देन माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन। लेकिन ऑफ कोर्स डीएनए डिवाइड ही तो तब करेगा जब सेल को या स्ट्रक्चर को डिवाइड करना होगा, तो हम सिंपली स्ट्रक्चर के डिवीजन के लिए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट डीएनए होना भी जरूरी है, सामने गॉट इट। यस सर। इसलिए हाँ चलिए, इसलिए हम प्लाज्मिड को ऑटोनॉमस बोलते हैं, बिकॉज व्हाट इज प्लाज्मिड? सर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए ना वो, है ना, तो वो खुद डिवाइड करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता सेल डिवाइड करना करे, तो दैट इज ऑटोनॉमस। गॉट इट सानवी? यस सर। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेट्स, इट रेप्लिकेट्स only when mitochondria has to divide, and mitochondria divides when cell has to divide. That's why मैंने mitochondrial division बोला। I suppose अब ज्यादा क्लियर होगा। यस सर। तो फिर सर हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर तो एक जैसे होना चाहिए? क्या 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 क्या? सर सारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेम होना चाहिए? इंडिया की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन और यूएस की पॉपुलेशन और जर्मनी की पॉपुलेशन एक जैसी है? नहीं है सर, बट आप कह रहे हो ना कि केवल सेल डिवीजन के टाइम ही डिवाइड करेगा, हाँ, तो बाइनरी फिजन में तो मतलब 1 से 2 में डिवाइड कर रहा है और 2 ही सेल बन रहे हैं, तो हर में फिर सेम सेम ही तो जाएगा ना फिर, तो सारे सेल्स के अंदर ही सेम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो यानी जितनी भी सेल्स बनेगी उस प्रोकैरियोट, क्योंकि सबसे पहले केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया का तो इनगल्फ करा था वो जो बड़ा प्रोकैरियोट था। अरे जो भाई, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म। जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा उसका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, जिसका साइटोप्लाज्म कम उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम। It is dependent on the cytoplasm. बट सर शुरुआत में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में ये कहा गया ना कि एक बड़े प्रोकैरियोट ने एक छोटे प्रोकैरियोट जिसको हम अब बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, मान ले अंदर आ गया, हाँ अंदर आ गया, उसके बाद डिवाइड कर करके 2 से 8 हो गए, तो क्या जिंदगी भर 8 रहेंगे क्या? 16 नहीं हो सकते, 32 नहीं हो सकते, मिलियंस ऑफ बहुत सारे हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल में, हजारों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हाँ, बट सर वो तो सेल डिवीजन के टाइम डिवाइड कर रहा है ना, वैसे थोड़ा ना डिवाइड कर रहा है। अरे डिविजन के टाइम पे मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, इनके जो अंदर के प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत सारे और सारे बनते रहते हैं, ठीक है। और हाँ, अब डिवीजन के टाइम पे एक होता है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज ये फैसला करता है कि अगला वाला सेल का साइज क्या होगा। अगर साइज बड़ा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया 4 बार डिवाइड करेगा या 10 बार डिवाइड करेगा, सेल छोटा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया 4 बार डिवाइड करेगा। तो जब भी जो सेल बनेगा उसका साइज भी तो फर्क हो सकता है ना। और अगर एक सेल का साइज बड़ा है दूसरे का साइज छोटा है, कई बार सेल एक ही सेल डिफरेंशिएट करता है या आगे ग्रो करता है,
ठीक है, तो जब वो ग्रोथ अपनी करेगा, ठीक है, हो सकता है उस ग्रोथ के लिए, जब उसका डिवीजन हुआ हो ग्रोथ के लिए, तब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बने हो, क्योंकि आगे उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सेल टू सेल माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, पर सर सेल सेल डिवाइड तो एक बार कराए तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो एक ही बार डिवाइड करना चाहिए था। ऐसा नहीं है, सेल एक बार डिवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार मर्जी डिवाइड कर सकता है। सर हाँ जी। सर ये जो इसमें आया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको किसी बड़े प्रोकैरियोट ने एनगल्फ किया था। देखो, जब हम ऐसा मानते हैं कि जब यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुए थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया बाद में आया था। पहले सिर्फ सिंपल एक स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियस था। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो चीजें वो कहीं ना कहीं बाद में आई। प्रॉपर डिफाइंड सेल 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आया, सॉरी 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, सॉरी। Got it, Sanvi? सर ये मेटाबॉलिक बेटा आना, पाथवे आवाज नहीं आ रही है मेरे को आपकी बिल्कुल भी। आप टाइप कर दो, एक्चुअली किसी को कॉल आ रहा था ना, किसी को कॉल आता है, आवाज आनी शुरू कर दी जाती है। मेरी आ रही होगी, आपकी नहीं आ रही, आप टाइप कर दो आना, पढ़ के बता दूँ। मेटाबॉलिक पाथवेज, बेटा मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं? जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, जो कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म में आ रहे हैं, जो एनर्जी दे के दे रहे हैं आपको, जो भी एनर्जी देने के रिस्पॉन्सिबल है, वो ओवरऑल हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया सर ने। एनीबॉडी एल्स विद एनी अदर डाउट? सर चलिए, बाकी बातें मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लोरोप्लास्ट करना है, साइटोस्केलेटन करना है, न्यूक्लियस करना है, 3 सेल ऑर्गेनाइजेशन। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।